Eagle Coaching Center, an institute of science and commerce. हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स। आज जैसा कि आप बोर्ड पे पीछे देख सकते हैं, पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन को हम समझेंगे। इसको ध्यान से सुनिएगा और इसको एक कहानी के तौर पर समझिएगा। भारत एक गुलाम मुल्क था, एक गुलाम देश था जहाँ पर ब्रिटिशर्स का राज था। यानी कि इंडिया जो हुई वो हुई एक कॉलोनी ब्रिटिश एम्पायर की। अब अगर हम पीछे जाके देखते हैं तो हम जानते हैं कि जहांगीर के टाइम पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आती है, लाइसेंस मांगती है कि वो ट्रेड करना चाहती है। सूरत में इंपोर्ट एक्सपोर्ट शुरू होता है। उसके अलावा बंगाल में वो अपनी जड़ें जमाती है। नवाब सिराजुद्दौला से पहले उसकी जंग होती है। नवाब, एक यंग नवाब जो है वो वहाँ पर हार जाते हैं। बैटल ऑफ प्लासी रॉबर्ट क्लाइव ने जो लड़ी, और ऐसे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अपनी जड़ें मजबूत कर लेती है इंडिया में, यानी कि भारत में। उस ज़माने में 500 से ज़्यादा प्रिंसली स्टेट्स हुआ करती थी, यानी कि छोटे बड़े रजवाड़े हुआ करते थे। ठीक है, तो इंडिया का जो स्ट्रगल होता है फ्रीडम का शुरू, वो अलग अलग रियासतों में अलग अलग तरीके से होता है। भाई एक तरफ हम देखते हैं कि टीपू सुल्तान जो थे वो अंग्रेज़ों से जंग कर रहे हैं। उसके बाद अगर हम पहला यूनिफाइड अटेम्प्ट देखें कि भाई पहला बड़े लेवल पे एक रिवोल्ट, जिसको अंग्रेज़ों ने कहा, हमने कहा पहली आज़ादी की लड़ाई 1857 को हम कहेंगे, जहाँ पर एक कोशिश की जाती है कि दोबारा से मुग़ल सम्राट बहादुर शाह ज़फ़र को बिठाला जा सके गद्दी पे। उन्हें बिठाया जाता है लेकिन सक्सेसफुल नहीं हो पाता है अटेम्प्ट। उसके बाद जो है वो डायरेक्ट कंट्रोल जो है कंपनी का वो क्वीन के हाथ में चला जाता है। ठीक है, क्वीन जो है बरतानिया हुकूमत को सीधा सीधा ये मौका मिल जाता है कि वो कंपनी से ओवरटेक कर ले सारी चीज़ें और उसके अधीन हो जाए भारत। ठीक है, यानी कि क्वीन जो है वो कंट्रोल कर रही है अब इंडिया को। तो हम देखते हैं कि उसके बाद का दौर आता है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर होती है। इंडिया से काफ़ी लोग जो हैं वो ब्रिटेन की तरफ से लड़ते हैं, क्योंकि वो उसकी कॉलोनी थे और उनसे कुछ वादे किए गए थे कि अगर वो इस जंग में ब्रिटेन का साथ देंगे तो उनको कुछ रियायत मिलेंगी। ठीक है, हम देखते हैं कि कैसे 1885 में कांग्रेस का जन्म होता है। A.O. ह्यूम जो होते हैं वो उसके फाउंडर होते हैं। फिर सेकेंड वर्ल्ड वॉर आती है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो है वो आखिरकार वो दिन आता है जब 1947 में 15 अगस्त को इंडिया आज़ाद होता है। लेकिन ये जो आज़ादी है, ये जैसे मैंने पहला एक अटेम्प्ट आपको बताया 1857 का एक स्ट्रगल, उसके बाद से ये कांस्टेंट स्ट्रगल्स चल रहे हैं, है ना। इसमें कुछ लोग, कुछ सेक्शंस ऑफ सोसाइटी, कुछ पॉलिटिकल लीडर्स, कुछ सोशल रिफॉर्मर्स, हर कोई जो है वो अपने तरीके से इसको लड़ रहा है। तो ये जो डिमांड है कि एक स्वतंत्र देश बनाया जाए, अंग्रेज़ जो हैं वो यहाँ से जाएं वापस, यहाँ के लोग जो हैं वो यहाँ की सत्ता खुद संभालें। जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन से एक आइडिया निकल के आया लिबर्टी, सोवर्निटी का, उसने पूरी दुनिया में अपनी जड़ें बनाई। तो उसी कड़ी में हम देखते हैं कि जब वो टाइम आता है कि जब बाकायदा ये डिसाइड हो जाता है कि अब अंग्रेज़ जो हैं वो चले जाएंगे भारत से, तो भारतवासी इंडियंस जो हैं वो अपने मुल्क को कैसे चलाएंगे, क्या निज़ाम होगा, क्या मैकेनिज़्म होगा। तो इन्हीं चीज़ों के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो हम पढ़ते हैं पॉलिटी और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को, और ये है उसकी स्टार्टिंग। तो हम जानते हैं कि जब ये स्ट्रगल फ्रीडम्स चल रहे हैं तो कई सारे हम देखते हैं कि कई सारे मिशंस आएंगे। क्रिस्प मिशन आएगा, उसके बाद कैबिनेट मिशन होगा। ठीक है ना, बेसिकली ये क्या है, डायलॉग हो रहे हैं। डायलॉग हो रहे हैं ब्रिटिश एम्पायर या ब्रिटिश जो उनके रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनके बीच में, और यहाँ पर जो लोगों की मुहिम, लोगों का आंदोलन जो चला रहे हैं, जो यहाँ के लीडर्स हैं, चाहे वो महात्मा गांधी हों या फिर जवाहरलाल नेहरू हों
या फिर वल्लभ भाई पटेल हों, लाला लाजपत राय हों, ठीक है ना, ये लोग विचारों का आदान प्रदान कर रहे हैं, बैठकर बात कर रहे हैं, डिप्लोमेसी हो रही है इसमें, ठीक है। तो बात आज के लेक्चर की हम शुरू करते हैं इलेक्शन फॉर सीए यानी कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो जैसे कि हमने कहा कि अब अंग्रेज़ जो हैं वो भारत से चले जाएंगे और यहाँ पर बनेगा एक इंडिया और एक पाकिस्तान। तो इंडिया जो होगा वो अपने आप को कैसे रन करेगा, कैसे गवर्न करेगा, ठीक है ना, इन चीज़ों को एक ढांचे में लाने के लिए, एक अमली जामा पहनाने के लिए, इस प्लान को फॉर्मुलेट करने के लिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का गठन होता है, ठीक है। तो इलेक्शन जो है इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का, ये आपको डेट याद रखनी है क्योंकि डेट्स जो हैं वो यहाँ पर डायरेक्ट पूछी जाती हैं एग्जाम्स में, आपके एग्जाम्स में, ठीक है। तो सबसे पहले आपसे पूछ सकते हैं कि कब हुआ इलेक्शन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का, तो आपको पता होना चाहिए 1946 में, ठीक है। 47 में नहीं, 44 में नहीं, 45 में नहीं, 1946 में होता है इलेक्शन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का। पहली मीटिंग कब होती है इसकी? 9 दिसंबर को। देखो ये सारी ऑर्ड में हुई है इसकी मीटिंग, 9, 11 और 13। तो आपको याद रखनी है कि पहली मीटिंग कब हुई है, सेकंड कब हुई है और थर्ड कब हुई है। तो 9 दिसंबर 1946, 11 दिसंबर 1946 और 13 दिसंबर 1946 OR प्रेजेंटेड, यानी कि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। जो जवाहरलाल नेहरू होते हैं वो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन लेके आते हैं। अब ये ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन क्या है? बेसिकली ये आप सिर्फ इतना समझ लें कि ये एक वो रेजोल्यूशन है, ये वो एक पेशकश है, ये वो एक प्रेजेंटेशन है जवाहरलाल नेहरू की तरफ से, जब वो सदन को बता रहे हैं कि हम एक कॉन्स्टिट्यूशन जो बनाएंगे वो किस विचारधारा से बनाएंगे, वो कॉन्स्टिट्यूशन जो होगा वो किस चीज़ से डील करेगा, क्या उसमें हम सोच रखेंगे। क्योंकि हम जानते हैं कि इंडिया में ये सोच थी कि जब अंग्रेज़ चले जाएंगे तो हम इसको एक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बनाएंगे, यानी कि हमारे यहाँ इलेक्शंस होंगे, लोग अपने बीच में से अपना नेता चुनकर भेजेंगे और वो नेता जो होगा वही उनके ऊपर राज करेगा, ठीक है ना, यानी कि डायरेक्ट इलेक्शंस होंगे इंडिया में, ठीक है ना। तो सोच क्या होगी बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए, मंशा क्या है हमारी, वही है ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। तो आपको याद रखना है कि अगर आता है ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन प्रेजेंटेड तो 13 दिसंबर 1946 है, और अगर आता है कि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पास्ड तो आपको याद रखना है 22 जनवरी 1947, और यही आगे जाके जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन है यही प्रीएम्बल कहलाया। तो यानी कि संविधान का, कॉन्स्टिट्यूशन का जो बिल्कुल हम कहें कि पहला पन्ना है, जो पहला पेज है, जो ये बताता है कि ये संविधान, ये कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो किस रोशनी में लिखा गया, क्या उसका मकसद है, वो प्रीएम्बल होता है, ठीक है। प्रीएम्बल बताता है, प्रीएम्बल की लाइट में हम कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ते हैं, समझते हैं, ठीक। अब जैसे कि मिसाल के तौर पर सोवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, SSSDR, ठीक है ना, ये बताता है इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन। वो बात अलग है कि इसमें जो सोशलिस्ट है वो अमेंडमेंट के तौर पर डाला गया है बाद में। अमेंडमेंट क्या होता है? अमेंडमेंट किसी चीज़ का घटाना, बढ़ाना, जोड़ना, किसी चीज़ को हटाना, ठीक है ना, कोई भी चेंज जो होगा वो अमेंडमेंट कहलाता है। तो अब आपको याद है ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पास कब होता है? तो 22 जनवरी 1947 को। किसने पास किया? ये असेंबली ने पास किया ऑफ कोर्स। किसने प्रेजेंट किया? तो जवाहरलाल नेहरू ने प्रेजेंट किया है। नेशनल फ्लैग कब एक्सेप्ट हुआ? याद रखना है ये डेट 22 जुलाई 1947। डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं इसके ऊपर। इंडिया की आज़ादी आप सबको पता है 15 अगस्त 1947। ड्राफ्टिंग कमेटी कॉन्स्टिट्यूटेड। देखो एक इंटरिम गवर्नमेंट बनती है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनती है, ठीक है ना। इंटरिम यानी कि हालिया तौर पर, फिलहाल के तौर पर एक गवर्नमेंट बनाई गई, ठीक है, जिसका काम था कि वो ये सारी चीज़ें करे, जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशन को बनाए और ये सारी चीज़ें रन करे गवर्नमेंट को बेसिकली इंडिया में, ठीक है। इंटरिम, ठीक है ना, गवर्नमेंट। तो जब बात आती है ड्राफ्टिंग कमेटी की, तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से निकलती है ड्राफ्टिंग कमेटी, और भी कई कमिटीज़ निकलती हैं, लेकिन ड्राफ्टिंग कमेटी का जो काम है वो ड्राफ्ट करना है, यानी कि लिखना है कॉन्स्टिट्यूशन को। तो आपको याद रखना है कॉन्स्टिट्यूशन किसने लिखा? ड्राफ्टिंग कमेटी ने, ठीक है।
और हम सब जानते हैं जो सबसे पहला नाम हमारे दिमाग में आता है जब कॉन्स्टिट्यूशन आता है तो बाबा भीमराव अंबेडकर, ठीक है, उनकी अध्यक्षता में इसको लिखा गया। तो ड्राफ्टिंग कमेटी के कब गठित की गई? 29 अगस्त 1947 को। कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म्ड हो गया 26 नवंबर 1949 को, ठीक है। और 2 साल 11 महीने 18 दिन जो टाइम लिया गया है वो आपको देखना होगा। 18 दिन, 8 दिन, 28 दिन, इस तरीके से ऑप्शंस आएंगे। ये सवाल बहुत ज़्यादा पूछते हैं कि कितना टाइम लिया ड्राफ्टिंग कमेटी ने कॉन्स्टिट्यूशन लिखने में, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कब बनाई गई, कब फॉर्म कर लिया। उसके अलावा अहम चीज़ क्या है? नेशनल एंथम चूजन एंड राजेंद्र प्रसाद बिकेम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कब? 24 जनवरी 1950 को, ठीक है ना। और हमने संविधान को लागू कब किया है? When Constitution came into force, we know that it was written by a drafting committee. Okay, we know that the Constitution formed by 26th of November 1949. So by this time, the committee was done with writing the Constitution. All right, so they wrote the Constitution by 1949, but it came into force in 1950. ठीक है ना। तो ये फ़र्क पता होना चाहिए कि बना लिया है लेकिन लागू कब कर रहे हैं हम? जब हम 26 जनवरी मनाते हैं, ठीक है ना, 1950 को। कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू फोर्स क्या लिखा है? 26 जनवरी 1950, ठीक है। तो आई होप आपको ये इंट्रोडक्शन कॉन्स्टिट्यूशन का पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर्स में।